नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, दरअसल वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है और इसके बारे में आपको यूट्यूब पे और गूगल के पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। अगर आप ठीक से सर्च कर पाते हैं तो हो सकता है यूट्यूब पे भी इस बारे में कई सारे वीडियोस पहले से मौजूद हों। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे मुझे आपके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जब भी हमें इस तरह की किसी समस्या के बारे में फ़ोन करते हैं तो बड़े घबराए हुए रहते हैं और उसके बाद में वो किसी न किसी तरीके का ऐसा सवाल पूछते हैं जो उनके फ़ेवर का होता है या कई बार नहीं भी होता है। तो आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ चेक बाउंस की रेमेडी के लिए किया जाने वाला मुकदमा सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक बाउंस के मुकदमे जो होते हैं वो दिखने में बड़े साधारण होते हैं और हमारे क्लाइंट जो हैं वो कई बार हमें बड़ी हड़बड़ी में ऐसा फ़ोन करते हैं कि सर हमने किसी के साथ कोई व्यापारिक लेन देन किया था और उस व्यापारिक लेन देन के चलते हमने उनसे चेक लिया था, तो वो चेक जो है वो बाउंस हो गया और अब क्या हमारा पैसा डूब गया। तो दोस्तों, आपका पैसा नहीं डूबा है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। आपने चेक यदि उनसे ले रखा है तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है और यकीन मानिए चेक में जो रकम भरी गई है आपको उससे अधिक पैसा न्यायालय के माध्यम से मिल सकता है। लेकिन इस पूरे मुकदमे के पीछे जो कहानी जुड़ी है वो समय के साथ में हर चीज़ की कंप्लायंस करना बड़ा ज़रूरी होता है। टाइमली अगर आपने कुछ चीज़ों के नियमबद्ध पालन करते हुए कंप्लायंस की है तो आपका पैसा सुरक्षित रूप से आपको वापस मिल सकता है। तो सबसे पहला जो सवाल हमारे क्लाइंट पूछते हैं और हम उनको बताते भी हैं, यदि आप चेक लेने से पहले या लेन देन करने से पहले अपने किसी नज़दीकी मित्र से या किसी वकील के साथ में इस मुद्दे के ऊपर अगर चर्चा कर लें तो हो सकता है आपको सटीक जानकारी मिल जाए। तो जब भी आप किसी के साथ कोई लेन देन करते हैं या व्यापारिक इस तरीके का कोई सेटलमेंट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि चेक जैसी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको सबसे पहले चेक के साथ में एक प्रोमिजरी नोट या चेक के साथ में एक रसीद बनवानी चाहिए या एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसमें चेक की जो पूरी इबारत है, यानी कि चेक का नंबर क्या है, उस बैंक डिटेल्स क्या हैं, चेक कौन सी डेट के लिए भरा गया है, चेक क्या क्रॉस अकाउंट्स पे ही बनाया गया है या नहीं है, और चेक में जो दस्तखत जो किए गए हैं वो आपके सामने होने चाहिए। ये सारी बातें जो हैं वो आपको उस एग्रीमेंट में लिखनी चाहिए। आपने पैसा उसको मार्फत बैंक के दिया है, यूपीआई के दिया है या अकाउंट ट्रांसफ़र किया है और किस ज़रूरत की पूर्ति के लिए आपने वो दिया है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चेक में भरी गई रकम के लिए जो ब्याज दर आप लेना चाहते हैं वो भी उस एग्रीमेंट के अंदर स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप चेक बाउंस के रेमेडी के रूप में जब आप मुकदमा दायर करते हैं तो कोर्ट अक्सर आपसे ये पूछती है कि चेक जो है वो आपने किस वजह से दिया था, ये साबित करने का भार ऑलवेज आपके ऊपर ही होता है। तो यदि कोई प्रॉमिसरी नोट या रसीद या बिल या एग्रीमेंट जैसी कोई चीज़ आपने यदि साथ में ली है स्टैम्प पेपर पे, तो आपको ये प्रूव करने में आसानी होती है कि आपने जो पैसा उनको दिया था वो उनकी किसी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया था और उसके बदले में आपने उनसे किस ब्याज दर के मार्फत आपने पैसा उनसे लेना स्वीकार किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी आप चेक लेते हैं तो चेक के साथ में आपको एक एग्रीमेंट जो है वो चेक देने वाले के साथ में हस्ताक्षरित करना ज़रूरी होता है। ये बहुत याद रखने वाली बात है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब आप चेक में जो रकम भरी है उसके एवज में जब आप ब्याज लेना स्वीकार करते हैं या ब्याज पे आप पैसा देते हैं, तो वो जो ब्याज दर है वो क्या होनी चाहिए जो आपको न्यायालय के समक्ष यदि आप अपना मुकदमा लेके जाएं तो आप जस्टिफाई कर सकें कि जो ब्याज दर आपने उनसे ली है वो भारत में प्रचलित बैंक ब्याज की दरों से अधिक नहीं है। यदि आपने जो ब्याज उनसे लिया है या लेने का जो वचन आपने डॉक्यूमेंट में लिखवाया है
वो यदि भारत में प्रचलित बैंक ब्याज दरों से अधिक का होता है तो न्यायालय की शक्तियां इस प्रकार की हैं कि वो आपको बैंक ब्याज से अधिक का ब्याज जो है वो देने से इनकार कर सकती है। प्लस ये भी हो सकता है कि यदि आप इस तरीके की मनी लेंडिंग का काम करते हैं या ब्याज पे पैसे देने का आपका व्यापार है, तो आपके पास में इस तरीके के व्यापार को करने का एप्रोप्रिएट लाइसेंस होना चाहिए। यानी आप मनी लेंडिंग के लाइसेंस आपके पास में होने चाहिए या आप एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो यदि इस तरीके का अरेंजमेंट्स आपके पास में नहीं है तो तो न्यायालय के समक्ष जब आप मुकदमा ले जाएंगे तो आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप उनसे ब्याज ले क्या रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो दस्तावेज आपने उनके साथ में हस्ताक्षरित करे हैं उन दस्तावेजों में आपने बैंक ब्याज से अधिक का पैसा लिखना, मेरी सलाह यही है कि वो नहीं होना चाहिए। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे क्लाइंट्स हमसे जनरली पूछते हैं कि ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि चेक को जब भरा जाता है, चेक में जब राशि लिखी जाती है तो उस वक्त उसको बड़ी सावधानी पूर्वक लिखा जाना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी चेक लेते हैं तो चेक ब्लैंक ले लेते हैं, उस चेक के अंदर रकम का ब्यौरा नहीं लिखते हैं, केवल हस्ताक्षर करवाते हैं और डेट भी नहीं भरवाते हैं। तो दोस्तों ये सब जो काम है ये बड़े गलत काम है। न्यायालय में आपको इस वजह से आपका मुकदमा जो है वो आप डिफीट आपको हो सकती है, आप वो मुकदमा खो सकते हैं, हार सकते हैं आप वो मुकदमा। इसका कारण ये है कि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि चेक में जो रकम भरी गई है वो किसने भरी है, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। चेक में जो रकम हिंदी और अंग्रेजी में भरी है, जिसको एड्रेस किया गया है, वो यदि दूसरे पेन से भरी जाएगी तो भी आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। तो मेरी आपको सलाह हमेशा यही रहेगी कि जब भी आप चेक भरवाएं, आप नियत तिथि का चेक भरवाएं। जिस तिथि को आपको पैसा लेना है वो तिथि उसमें अंकित होनी चाहिए, पाने वाले का नाम उसमें प्रॉपरली अंकित होना चाहिए और चेक में जो रकम भरी गई है वो हिंदी और अंकों के अंदर एप्रोप्रिएट लिखी रहनी चाहिए। चेक में जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो हस्ताक्षर आपको चेक भरने वाले के पेन नंबर पे जो हस्ताक्षर होते हैं जनरली उसके साथ मिलान करना चाहिए कि वो चेक में जो है वो हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो पेन नंबर के हस्ताक्षर के साथ मेल खाते हैं कि नहीं है। और हाँ, जो एग्रीमेंट आप उनके साथ में साइन करवा रहे हैं उसके साथ में आप उनका आधार और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको रखना चाहिए, ताकि जब आप चेक बाउंस के लिए मुकदमा दायर करें तो आपको नोटिस शामिल करवाने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि अप्रोप्रिएट एड्रेस आपके पास में होगा। ये सब जानकारी आपको चेक लेते समय ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो होती है वो होती है कि चेक बाउंस यदि हो गया तो हमें क्या करना है। तो करना आपको सबसे पहले ये है कि जब भी आप अपनी बैंक में किसी चेक को एनकैश करने के लिए चेक लगाते हैं और किसी कारणवश वो चेक जो अनादृत हो जाए यानी कि बाउंस हो जाए, तो बैंक आपको एक रिटर्निंग मेमो देता है आपके चेक के साथ में, और उसमें वो लिख के देता है कि जो चेक आपने बैंक में कैश एनकैश होने के लिए लगाया था वो चेक बाउंस क्यों हुआ। तो उसके बाउंस होने के कारणों में मुख्यतः कारण होते हैं हस्ताक्षरों का मेल नहीं खाना, या चेक में अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके रकम और हस्ताक्षर करना, या जो चेक जिसने दिया है उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि का नहीं होना। तो जनरली इन 3-4 कारण की वजह से चेक बाउंस होता है। तो यदि ये चेक बाउंस हो जाए तो सबसे पहले आप चेक देने वाले व्यक्ति से फ़ोन पे संपर्क करें, और वो यदि आपको ऐसा आश्वासन देता है कि आप चेक दोबारा लगा सकते हैं तो आप चेक दोबारा लगाएं, और आपका अगर चेक क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका चेक क्लियर नहीं हुए तो अपने नज़दीकी किसी वकील से मिलें, और उस मेमो के प्राप्त हो जाने के 30 दिन के भीतर भीतर आपको एक लीगल नोटिस चेक साइन करने वाले व्यक्ति को भेजना होता है। और वो लीगल नोटिस जब भी उसको पहुंच जाए उसके 15 दिवस के भीतर भीतर यदि आपको पैसा नहीं मिलता है तो आपका वाद कारण उत्पन्न होता है। वाद कारण का मतलब ये कॉज ऑफ एक्शन आपका डेवलप होता है, और आप अगले 1 महीने के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेलिटी है ये बड़ी टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटी है, ये आपको निश्चित समय अवधि में आपको करनी होती है, क्योंकि जो चेक में डेट भरी गई है उस डेट के साथ में लगभग 3 महीने का समय आपको चेक को एनकैश कराने के लिए मिलता है। और आप एक ही चेक को कई बार बैंक में एनकैश कराने के लिए लगा सकते हैं। आप जब भी चेक को लगाएंगे चेक बाउंस होगा, बैंक आपको मेमो देगा
जनरली साधारण तौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि हम एक बार चेक लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, हो सकता है पैसा क्लियर हो जाए, हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार यदि चेक बाउंस हो गया तो वो चेक जो है वो दोबारा लगाने पे आपको पेनल्टीज़ ही लगती हैं बैंक के थ्रू, लेकिन आपका चेक एनकैश होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए, चेक जब भी बाउंस हो तुरंत अपने वकील से मिलें। 30 दिन के भीतर भीतर लीगल नोटिस जाना चाहिए, 15 दिन के भीतर भीतर आपका पैसा मिलना चाहिए और अगले 30 दिन के भीतर भीतर आपको चेक बाउंस का मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देना होता है। ये टाइमलाइन का हमेशा ध्यान रखिए। अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि जब हमने मुकदमा दायर कर दिया है तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहता है। मुकदमा जब भी अपन दायर करते हैं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन आपको भी करना होता है और न्यायालय भी करता है। तो एक मुकदमा जो है वो अपनी निश्चित प्रक्रिया के अधीन चलेगा। उस प्रक्रिया के बारे में आपके वकील जो होंगे वो आपको बताएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से अधिक का समय इस मुकदमे को न्यायालय के माध्यम से निपटाने के अंदर समय लग सकता है। लेकिन जनरली होता ये है कि जब भी आप इस मुकदमे का निपटारा करते हैं तो या तो आप कोर्ट के बाहर अपना सेटलमेंट करके आ सकते हैं, या फिर जब न्यायालय के माध्यम से आपको निर्णय मिलता है तो उसमें चेक में भरी गई रकम का 2 गुना पैसा आपको मिल सकता है। जिसने चेक हस्ताक्षर किया है या जिससे ये अपराध कारित हुआ है उसको 2 साल की तक की सज़ा भी हो सकती है, और आपके वकील का हर्जा खर्चा या आपको जो मानसिक क्षति पहुंच रही है उसके एवज में भी न्यायालय आपको कुछ पैसा दिला सकता है। तो आप ये सब चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो न्यायालय के माध्यम से आपका पैसा सुरक्षित रूप से आपको मिल जाएगा। ये ऐसा भी होता है कि न्यायालय जब मुकदमे को शुरू करता है तो चेक में भरी गई रकम का कुछ प्रतिशत जो है वो आपको पहले मुकदमा शुरू करने के पहले दौर में ही आपको प्रतिवादी की तरफ से दिलवाया जा सकता है। वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल रहता है। तो यदि आप सभी नियमों का पालन करते हैं तो आपका पैसा आपको जरूर सुरक्षित रूप से प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, अपन इसको छोटा सा वापस रिमाइंडर लेते हैं। चेक जब भी आप हस्ताक्षरित करवाएं, आपको चेक के साथ में एक प्रोमिजरी नोट या एक एग्रीमेंट या एक रसीद जरूर बनवानी है। उसमें चेक का ब्यौरा होना चाहिए, क्यों आपने पैसा दिया है, किस मार्फत आपने पैसा दिया है उसका ब्यौरा होना चाहिए, क्या बैंक ब्याज आप उनसे ले रहे हैं उसका ब्यौरा होना चाहिए, कितनी समय अवधि के लिए आपने उनको पैसा दिया है उसका ब्यौरा होना चाहिए, आपने पैसा क्यों दिया है उसका ब्यौरा होना चाहिए। ये एग्रीमेंट आपके पास में सुरक्षित होना चाहिए। पुरानी डेट का या खाली हस्ताक्षरित किया हुआ स्टैम्प पेपर आप अपने पास नहीं रखें, क्योंकि स्टैम्प पेपर की अपनी एक उम्र होती है, उसको भी नोटरी करवाया जाना आवश्यक होता है। ये सब बातें आपको जब भी आप इंस्ट्रूमेंट साइन कराते हैं तो आपको ध्यान रखनी होती है। अपने वकील से मिल करके यदि चेक बाउंस हुआ है तो आप अपने वकील के मार्फत उनको नोटिस दीजिए। नोटिस की एक अपनी समय अवधि है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी है। उस समय अवधि में आप नोटिस की पालना करवाइए, माननीय न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा रखिए और मुकदमे में सभी चीज़ों को नियम पूर्वक पालन करेंगे तो आपका पैसा सुरक्षित रूप से आपको मिल सकता है। ये सारी जानकारियाँ मेरी तरफ से आपके लिए थी। बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।